हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सीटेट जनवरी 2022 वाला ऑनलाइन पेपर। हमारे चैनल पे पूरा एक प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज चला हुआ है। चैनल पे प्लेलिस्ट अपडेटेड है, अगर आपने नहीं देखी हो तो उसको एक बार ज़रूर से देखें, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम आ रहा है आपका और हम सबको पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। हमें इसमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग। So in column A, deficiency of vitamin A and mineral is given. कॉलम ए में डेफिशिएंसी गिवन है, हमें विटामिन ए और मिनरल की विटामिन गिवन है, और कॉलम बी में हमें डेफिशिएंसी डिसीज गिवन है। ठीक है, ए इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए होगा तो हमें कौन सा डिसीज हो सकता है, दैट इज लॉस ऑफ विजन, फोर्थ। तो ए का फोर्थ हमें हमारे पास किस में है, थर्ड में तो है नहीं, थर्ड को कट करो, फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में। चलो देखते हैं नेक्स्ट, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी की वजह से क्या होता है, बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी की वजह से क्या होगा, बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, स्कर्वी। और आयरन की कमी की वजह से क्या होगा, एनीमिया। आयरन की कमी की वजह से एनीमिया। सो इट मीन्स ए का आंसर क्या है, 4, बी 5, सी थर्ड एंड डी सेकेंड। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ए 4, बी 5, सी थर्ड एंड डी 2। समझ आया? देखते हैं एक बार हम सारे विटामिन और उनकी डेफिशिएंसी डिसीजेस कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इस बार ये विटामिन आए हो, नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई और सा विटामिन आ जाए। ठीक है, विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम भी कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल। और डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती है विटामिन ए की कमी की वजह से, लॉस ऑफ विजन और जीरोफिथैल्मिया। और सोर्सेज क्या है, विटामिन ए हमें कहाँ से मिलते हैं, कैरेट एंड पपाया एक्सेट्रा। विटामिन बी 1, बी 1 का केमिकल नेम इज थायमिन। विटामिन बी 1 की कमी की वजह से क्या होता है, बेरी बेरी। और इसके सोर्सेज क्या है, बीफ, लिवर, पीस एंड ईस्ट। नेक्स्ट इज विटामिन बी 2। बी 2 की कमी की वजह से क्या हो रहा है, राइबोफ्लेविन। और डेफिशिएंसी डिसीज क्या है, रिटार्डेड ग्रोथ एंड वेट स्किन। सोर्सेज क्या है विटामिन बी 2 के, फिश, मीट एंड एग्स। बी 12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालमिन। Deficiency disease is anemia and sources is fish, milk and milk products. Vitamin C is ascorbic acid. Deficiency disease क्या आती है, scurvy और gingivitis. Sources are citrus fruits, juice and vegetables. Next is vitamin D calciferol. Deficiency disease rickets and source is sunlight. Next is vitamin E tocopherol. Deficiency disease paralysis or sterility. And sources are egg, peanuts, green vegetables and soya beans. Vitamin K phyloquinone. डेफिशिएंसी डिसीज इज एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी। अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी विटामिन के की डेफिशिएंसी से। और इसके सोर्सेज क्या हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड चीज। समझ आया? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स प्रोड्यूसेस अ गैस which is poisonous and reduces the oxygen carrying capacity of the blood. This gas is, अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है फ्यूल का, वो एक गैस प्रोड्यूस करती है जो गैस बहुत ही पॉइजनस है, और वो जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको बहुत ही कम कर देती है। तो ये कौन सी गैस है, दिस इज आंसर नंबर 2, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपका सारे ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं जो 2022 के ऑनलाइन पेपर में आए थे, सारे हम वही क्वेश्चंस कर रहे हैं। पूरा 30 क्वेश्चंस का सेट करेंगे, तो पूरी वीडियो देखो। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 200 kg इज स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 200 kg। इसका मास कितना है, 200 kg। ठीक है, इज स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है,
इस स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे स्लाइड कर रहा है और किसके साथ, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. Now the question is, the force required to keep the object moving with the same velocity is. force कितना हमें लगाना पड़ेगा इस पे जिससे कि ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव करता रहे. तो हम फोर्स कितना लगाएंगे, 0, क्योंकि हमने लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इज इन स्टेशनरी फॉर्म. एक ऑब्जेक्ट जब तक मोशन में या स्टेशनरी फॉर्म में रहेगा जब तक उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करते. तो अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. तो फोर्स क्या होगा, 0. इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रेनबो. रेनबो के लिए हमें स्टेटमेंट्स देखनी है. फर्स्ट इज इट अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन. ये हमेशा रेन के बाद आता है. सेकेंड इज एट द टाइम ऑफ रेनबो द सन इज हाई इन द स्काई. सन हाई होता है स्काई में, नहीं. नेक्स्ट इज टू ऑब्जर्व अ रेनबो द ऑब्जर्वर बैक शुड बी टुवर्ड्स द सन. बिल्कुल सही बात है. अगर हमें रेनबो ऑब्जर्व करना है तो जो भी ऑब्जर्व कर रहा है उसकी जो बैक होनी चाहिए वो सन के टुवर्ड्स होनी चाहिए, मतलब वो पीट करे सन को. ठीक है. नेक्स्ट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर एक्ट एज प्रिज्म. अगर जब रेनबो बनता है तो जो वाटर ड्रॉपलेट है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वाटर ड्रॉपलेट, क्योंकि बारिश हुई है, बारिश के बाद बन रहा है रेनबो, तो उस टाइम क्या है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर ड्रॉपलेट्स. वो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म का काम करती है. कैसे, उन वाटर ड्रॉपलेट्स में जब सनरेज पड़ेगी तो ये सनरेज डिफ्रैक्ट हो जाएगी एंड इट विल disperse itself into its 7 constituent colors. और वही 7 constituent colors कौन से, वेबग्योर, जिससे हमारा रेनबो फॉर्म होता है. तो इट मीन्स हमारा ए ठीक है, सी ठीक है एंड डी ठीक है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन इज मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दैट ऑफ कॉलम 2. कॉलम 1 में हमें कुछ आइटम्स दिए, इसको हमें मैच करना है कॉलम 2 से. ठीक है. तो एल्गी इसमें से कौन सी है, एल्गी इज क्लेमाइडोमोनास. बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस. फंजाई एस्परजिलस. प्रोटोजोआ अमीबा. मैच करो. एल्गी इज क्लेमाइडोमोनास, ए का 1. बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, बी 5. फंजाई एस्परजिलस, सी 4. प्रोटोजोआ अमीबा, डी 2. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सपोज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर फिक्स्ड ऑन अ वॉल ऑफ गैलरी. तुम क्या खड़े हो, सपोज करो कि तुम एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, जो एक गैलरी में ये प्लेन मिरर हमारा फिक्स है, इसके सामने तुम खड़े हो. यू आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर. और तुम कितने डिस्टेंस पे खड़े हो, 3 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो. एंड योर फ्रेंड इज एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर. और जो तुम्हारा फ्रेंड है वो 4 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है. What is the distance between you and the image of your friend? तो तुम्हारे बीच में और जो तुम्हारे फ्रेंड की यहाँ पे इमेज बनेगी उसमें क्या डिफरेंस है. अगर तुम्हारे फ्रेंड कितने मीटर पे खड़ा है प्लेन मिरर से 4, तो इमेज भी कितने मीटर पे बनेगी, 4. ठीक है. और तुम्हारे में और तुम्हारे फ्रेंड की इमेज में पूछा है तो 3 + 4 इज 7. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Select from the following a planet of solar system which is highly tilted rotational axis, as a result of which in its orbital motion appears to roll on its side. कौन सा planet है solar system का जो highly tilted है, that is Uranus. Uranus highly tilted है अपने axis पे, जिसकी वजह से क्या लगता है कि जो यूरेनस है वो रोल कर रहा है अपनी साइड पे, और इसको एक ऑर्बिटल मोशन कंप्लीट करने के लिए 27 ईयर्स लगते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 320 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी है, 320 मीटर पर सेकेंड है. इफ द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज 640 सेंटीमीटर, इट्स टाइम पीरियड इज. अगर उसकी वेवलेंथ कितनी है, 640 सेंटीमीटर है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा. तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है टाइम पीरियड इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन
स्पीड। अगर हम टाइम पीरियड को वेवलेंथ अपॉन स्पीड कर देंगे, वेवलेंथ को डिवाइड कर देंगे स्पीड से, तो हमारे पास टाइम पीरियड निकल जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ हमें कितने गिवन है 640 सेंटीमीटर और स्पीड कितने गिवन है 320 मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करने के लिए हमें दोनों एक ही यूनिट में चाहिए, तो ये 640 सेंटीमीटर को हम मीटर में डिवाइड कर लेते हैं। अगर हमें इसे मीटर में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। अगर 640 को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6.4 मीटर। और टाइम पीरियड को हम अगर सॉल्व करेंगे वेवलेंथ अपॉन स्पीड से, वेवलेंथ कितना आ गया 6.4 अपॉन स्पीड कितनी है 320। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम कितना आएगा 0.02 सेकेंड। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 0.02 सेकेंड। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स विल टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। इनमें से किसका एक्वस सॉल्यूशन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट करेगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्साइड क्यों टर्न करेगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। कैसी ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो कैसी होती है, नेचर में एसिडिक होती हैं। और एसिडिक अगर नेचर में है तो एसिड क्या टर्न करेगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। सो आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। बाकी की ये जो 3 ऑक्साइड्स हैं, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तीनों मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। और जब मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं तो दे आर बेसिक इन नेचर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रोमियम प्लेटिंग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रोमियम प्लेटिंग। क्वेश्चन है, क्रोमियम इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग बिकॉज, क्रोमियम को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्योंकि इट हैज डल अपीयरेंस। नो, क्रोमियम की तो बहुत शाइनी अपीयरेंस होती है, डल तो है नहीं। इट डज नॉट कोरोड, यस, इसीलिए तो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिससे कि वो कोरोज ना करे, उस पर जंग ना लगे। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, स्क्रैचेस से बचाने के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इट इज एक्सपेंसिव टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट, यस। और क्रोमियम से अगर हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं। सो फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट, 1। सो आंसर इज 1, क्योंकि हमसे फॉल्स ही पूछा है तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन इन कॉलम ए विद द स्टेटमेंट इन कॉलम बी। क्रॉप कल्टीवेशन के प्रोसेसेस गिवन है, अब उसको मैच करना है। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग क्या होता है, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योरेशन, तो ए का क्या हो गया 3rd। थ्रेशिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग में क्या किया हमने, क्रॉप्स को कट किया। जब क्रॉप्स मैच्योर हो गई तो उसके कट करने के प्रोसेस को हार्वेस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है, जब हम ग्रेन सीड्स को उसके शाफ्ट से सेपरेट कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग। क्रॉप रोटेशन क्या होती है, जब हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली ग्रो कर रहे हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। और ड्रिप सिस्टम क्या होता है, जब हम पानी को ड्रॉप बाय ड्रॉप बिल्कुल रूट्स के पास दे रहे हैं हमारी क्रॉप के अंदर, वो क्या होगा, ड्रिप सिस्टम। तो मैचिंग क्या हुई, ए का थर्ड, ए का थर्ड देखो कहाँ पे है, ए का थर्ड सेकंड में है और थर्ड में है। थ्रेशिंग बी का फोर्थ, बी का फोर्थ किस में है, थर्ड में, तो आंसर नंबर 2 नहीं है। और बाकी आगे चेक कर लेते हैं, सी का सेकंड एंड डी फर्स्ट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 इन दिस केस। इसके साथ आगे चलते हैं। When human beings inhale oxygen during respiration, which of the following movement does not take place? जब ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, तो इनमें से कौन सा मूवमेंट नहीं होता, एयर इज ड्रॉन इन थ्रू नॉस्ट्रल्स, यस बिल्कुल सही बात है, एयर को हम किसके थ्रू ले रहे हैं, नॉस्ट्रल्स के थ्रू। रिब्स मूव आउट, यस। डायफ्राम मूव्स अप, नो, डायफ्राम मूव अप थोड़ी करता है, डाउन करता है, दिस इज रॉन्ग। लंग्स एक्सपेंड। सो हमसे क्या पूछा था, नॉट टेक्स प्लेस, नॉट टेक्स प्लेस क्या है, ऑप्शन नंबर 3, डायफ्राम मूव्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जाइलम। हमें जाइलम के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज अ टिश्यू, यस जाइलम इज अ टिश्यू। क्या ये पाइप लाइक वेसल है, यस इट इज अ पाइप लाइक वेसल।
थर्ड इज इट ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट। नो, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर। एंड फूड एंड न्यूट्रिएंट कौन ट्रांसफर करेगा? फ्लोएम। So this is option is wrong. Third, transpiration produces suction pull in it. Yes. So answer is option number 3, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत स्टेटमेंट था और गलत क्या है? 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. You have made a pinhole camera and you obtained the image of distance colored building on its screen. The image formed on the screen is always. हमने एक पिनहोल कैमरा बनाया है और हमें क्या देखना है? एक बड़े दूर, एक डिस्टेंस, एक हमारे से थोड़ी दूरी पे एक बिल्डिंग है, कलर्ड बिल्डिंग है, हमें उसको पिनहोल कैमरा के थ्रू देखना है. ठीक है, तो इमेज किस टाइप की फॉर्म होगी पिनहोल कैमरा की स्क्रीन पे? इट इज रियल, इन्वर्टेड, कलर्ड एंड हाईली डिमिनिश्ड. कैसी इमेज फॉर्म होगी? रियल इमेज फॉर्म होगी, इन्वर्टेड होगी, कलर्ड होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी. एक बार हम पिनहोल कैमरा की इमेज देख लेते हैं कैसे बनता है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक डिस्टेंट ट्री है, बहुत दूर पे एक ट्री खड़ा है और हम पिनहोल कैमरा के थ्रू देख रहे हैं. तो ये कौन सी इमेज है? पिनहोल कैमरा वाली इमेज है. तो आप देख पा रहे हो कैसी इमेज है? रियल है, इन्वर्टेड है, कलर्ड है और स्मॉल है, डिमिनिश्ड है. ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर पेपर में जो हमने परसों वाला सॉल्व किया था उसमें भी आया था. तो इसलिए एक आप सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं या फिर सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ. सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ मेटल विच रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड but does not react with dilute hydrochloric acid even on heating. ऐसा कौन सा मेटल है जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो रिएक्ट कर रहा है लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट करने पर भी रिएक्ट नहीं कर रहा? ऐसा कौन सा मेटल है? दैट इज कॉपर, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कॉपर की हाइड्रोजन से बहुत ही कम होती है, तो इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर पाता है. आंसर इज कॉपर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टरीज. अब हमें क्या देखना है? आर्टरीज के बारे में. तो आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी एट हाई प्रेशर. बिल्कुल सही बात है. आर्टरीज क्या है? वो ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से बाकी सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी पे एट वेरी हाई प्रेशर. Second, to ensure that the blood flows only from the heart to other parts, the arteries have valves. No, arteries के पास कोई भी valve नहीं होती, क्योंकि ब्लड का प्रेशर ही इतना हाई होता है, वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है. सेकेंड, नेक्स्ट, द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर कंपैरेटिवली थिन. नहीं, वॉल्स ऑफ आर्टरीज थिन नहीं होती बल्कि थिक होती है. सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ओनली ए. आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ओनली ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स. द कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मली फाउंड इन डेजर्ट प्लांट. हमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फाउंड आउट करनी है? डेजर्ट प्लांट की. तो डेजर्ट प्लांट में ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स होती है? नो, डेजर्ट प्लांट में तो लीव्स बहुत कम होती हैं या फिर होती ही नहीं है, मिनिमाइज हो जाती हैं, जिससे कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ना हो. टू रिड्यूस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो लीव्स होती है या तो वो बहुत ही छोटी होंगी, अदरवाइज वो लीव्स मॉडिफाइड हो जाएंगी इनटू स्पाइंस, जैसे कि कैक्टस में होता है. नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट बाय स्टेम्स. बिल्कुल सही बात है. डेजर्ट प्लांट की फोटोसिंथेसिस स्टेम्स के थ्रू होती है. रूट्स गोइंग वेरी डीप. रूट्स बहुत डीप तक जाती हैं क्योंकि पानी की शॉर्टेज की वजह से. नेक्स्ट, वेरी लिटिल लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पानी की तो वैसे ही कमी है, तो इसलिए वो बहुत ही कम से कम लॉस करते हैं पानी का ट्रांसपिरेशन के थ्रू. नेक्स्ट इज कोन शेप्ड प्लांट्स विद स्लोपिंग ब्रांचेस. नो, कोन शेप्ड प्लांट्स किस में होते हैं? माउंटेन प्लांट्स में होते हैं कोन शेप, जिससे कि जितनी भी आइस है और रेनफॉल है अगर वो आ रही है तो वो इजीली स्लोप हो जाए, नीचे चले जाए. सो आंसर इज ऑप्शन. करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? बी, सी एंड डी. आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बी, सी एंड डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट्स क्या गिवन है हमें? इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. यस, सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में. नेक्स्ट, इन फोटोसिंथेसिस
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज होते हैं, यस। In photosynthesis, carbon dioxide is released and oxygen is consumed, right? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, नो। क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन। इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम्ड, यस। ऑक्सीजन प्लांट्स क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे हैं। और फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, नहीं, फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे में होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी। ए, बी एंड डी का है? फोर्थ। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए, बी एंड डी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड शॉर्टर देन लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत हाईली कॉइल्ड है और शॉर्टर है लार्ज इंटेस्टाइन से, नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज, यस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें सिक्रीशन किससे आते हैं? लिवर और पेनक्रियाज से आते हैं। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। हमसे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट्स ही पूछे हैं। नेक्स्ट इज लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी विच सिक्रीट्स बाइल, बिल्कुल सही बात है। लिवर क्या है? हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है और क्या सिक्रीट कर रहे हैं? बाइल जूस सिक्रीट कर रहे हैं। नेक्स्ट, पेनक्रिएटिक जूस एक्ट्स ऑन फैट एंड चेंज दैम इनटू सिंपलर फॉर्म। पेनक्रिएटिक जूस सिर्फ और सिर्फ फैट्स पे काम करते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, नहीं। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी? बी एंड सी। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दैट ऑफ कॉलम 2। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की यहाँ पे हमें क्या गिवन है? डिस्कवरीज। पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ए का क्या हुआ? फोर्थ। अब ए का फोर्थ 3 में है, 1, 2, 3 में, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर करी थी? एडवर्ड जेनर ने। बी का 2, तो 3 भी कट हो गया। बी का 5, सॉरी, 3 भी कट हो गया। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर करा है? लुइस पास्चर ने। सी का 3, सी का 3 कहाँ पे है? 1 में, तो आंसर क्या होगा? 1। और डी बेसिलस एंथ्रेसिस, रॉबर्ट कोच, 1। तो A4 क्या हुआ हमारा यहाँ पे? A4 पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडवर्ड जेनर, फर्मेंटेशन लुइस पास्चर, बेसिलस एंथ्रेसिस रॉबर्ट कोच। समझ आया? इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statement are individually true in respect of both magnetic lines of force? Which of the following statement are individually true in respect of both magnetic lines of force and rays of light? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट दोनों के लिए सही है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए और रेज ऑफ लाइट के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज दे आर थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स। ये दोनों ही क्या हैं? थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं। एंड सेकेंड, they are visual representation that help in understanding physical phenomena. ओके, इसके लिए मैं आपको पहले इमेजेस से हम देखते हैं। देखो, ये दोनों क्या है? थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है। हमने इसको अपने लिए बनाया हुआ है जिससे कि सेकंड क्या है? ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सके, हम इसकी विजुअली रिप्रेजेंट कर सके, दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग फिजिकल फिनोमेना। हमने क्या किया हुआ है? ये थ्योरेटिकली अपने लिए बनाए हुए हैं ये लाइंस को। ये इमेजिनरी लाइंस है, ऐसा है नहीं कि हम मैग्नेट लेकर आ रहे हैं बाहर मैग्नेट तो उसका फील्ड हमें दिखेगा कि मैग्नेटिक लाइंस ये बनी हुई हैं। ये इमेजिनरी लाइंस है। ऐसे ही रेज ऑफ लाइट में ये इमेजिनरी लाइंस है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे कि हम इजीली टॉपिक को समझ सकें। तो इट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड बी। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following best explains the concept of cognitive validity of a science curriculum? इसमें से कौन सा कॉग्निटिव वैलिडिटी समझाते हैं साइंस करिकुलम की? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो हमने कल सेट किया था एक, उस सेट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। तो इसलिए आपको सारे सेट प्रीवियस ईयर पेपर करके जाने हैं, सारे चैनल पे अपडेटेड है, सारे ही एक बार देख के जाओ और पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करो। सो कौन से एक्सप्लेन कर रहे हैं कॉग्निटिव वैलिडिटी? दैट इज सेकंड, एज अप्रोप्रिएटनेस ऑफ करिकुलर मटेरियल। मैंने आपको पहले भी समझाया था
कि जो हमारा करिकुलर मटेरियल है वो बच्चे के अकॉर्डिंग, एज अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम क्लास 6 में एटम्स पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि एटम्स के लिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, जो अभी क्लास 6 के बच्चों के पास नहीं है। तो कॉग्निटिव वैलिडिटी कैसी होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू एज अप्रोप्रिएटनेस। नेक्स्ट इज which of the following should be the hallmark of science curriculum at upper primary stage as per NCF 2005? इनमें से कौन सा होना चाहिए? हॉलमार्क ऑफ साइंस करिकुलम अपर प्राइमरी स्टेज पे एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग साइंस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज सेपरेट डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए? नहीं। साइंस कंटेंट शुड बी रिगार्डेड एज डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ सेकेंडरी स्टेज साइंस? नो। दे शुड बी स्ट्रिक्ट सेपरेशन होनी चाहिए एकेडमिक और वोकेशनल स्ट्रीम्स में? नहीं। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड एट मेनली फ्रॉम एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट से कॉन्सेप्ट आने चाहिए। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। हम एक्टिविटीज और कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम बच्चों से कॉन्सेप्ट निकलवाएं, एनसीएफ 2005 हमारा ये कहता है। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following strategy will not be helpful in bridging the rural-urban divide in science education? इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी हेल्पफुल नहीं है अर्बन और रूरल साइंस एजुकेशन को ब्रिज करने के लिए? ठीक है, फर्स्ट इज रिफ्लेक्टिंग रूरल लाइफस्टाइल्स इन करिकुलम। अगर हम रिफ्लेक्ट करें, रूरल लाइफस्टाइल दिखाएं करिकुलम में, यस, तो उससे तो ब्रिज होगा। सेकेंड, डीलिंग विद इश्यूज लाइक फूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी, उससे भी होगा, बच्चों को पता चलेगा फूड कल्चर के बारे में। थर्ड, ऑर्गेनाइजिंग साइंस कैंप एंड एग्जीबिशन एट क्लस्टर एंड ब्लॉक लेवल, उससे बिल्कुल होगा, क्योंकि सारे ही बच्चे आएंगे, रूरल के भी बच्चे आएंगे, अर्बन के भी बच्चे आएंगे। नेक्स्ट, बेसिंग रूरल स्कूल करिकुलम ऑन रिलेटिवली सिंपलर कॉन्सेप्ट्स, नहीं, ये गलत बात है कि जो हम रूरल स्कूल का करिकुलम है उसको सिंपलर कॉन्सेप्ट्स पे बना दे और अर्बन वाला हाई कॉन्सेप्ट्स पे बनाए। नो, दिस इज रॉन्ग। इससे हम ब्रिज नहीं कर सकते रूरल और अर्बन साइंस एजुकेशन को। सो हमसे क्या पूछा है, विच इज द नॉट द फैक्टर? कौन सा फैक्टर नहीं है? फोर्थ, बेसिंग रूरल स्कूल करिकुलम ऑन रिलेटिवली सिंपलर कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A teacher along with her class 7th student is trying to understand how plants grow. एक टीचर अपने क्लास 7th के बच्चों से क्या समझने की कोशिश कर रही है कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। They planted a number of tomato seeds at various depths and various places in their school garden and took care of them. और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे टमाटो सीड्स को वेरियस डेप्थ पे और वेरियस प्लेसेस पे स्कूल गार्डन में ग्रो कर दिया। आफ्टर सम टाइम दे ऑब्जर्व दैट अ फ्यू सीड्स बिगिन टू डेवलप एज प्लांट while others died out। और कुछ टाइम बाद बच्चों ने क्या देखा कि कुछ सीड्स तो प्लांट एज अ प्लांट डेवलप होने लगे और कुछ सीड्स डाई आउट हो गए, मर गए। The teacher asked the students to use their observations and think of the factors due to which some seeds could not develop। अब टीचर ने क्या कहा है बच्चों से कि यू हैव टू थिंक द मेथड्स, यू हैव टू थिंक द फैक्टर्स, तुम उन फैक्टर्स के बारे में सोचो जिसकी वजह से ये प्लांट ग्रो नहीं कर पाए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अब तुमसे, विच प्रोसेस स्किल इज लाइकली टू बी डेवलप थ्रू दिस एक्सरसाइज? इस एक्सरसाइज के थ्रू कौन सी प्रोसेस स्किल डेवलप हो रही है? दैट इज हाइपोथेसाइजिंग, क्योंकि बच्चे हाइपोथेसाइज कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं किसकी वजह से प्लांट ग्रो नहीं कर पाया। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। इस टाइप के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा आने लगे हैं सीटेट में, तो आपकी इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से एक बार कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। In 1822, a man named Alexis Saint-Marin was badly hit by a shotgun। 1822 में एक मैन है एलेक्सिस सेंट मैरन, उसको बहुत बुरी तरीके से हिट करा एक गन से। The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. He was brought to an American army doctor के पास लेकर आए जिसने पेशेंट को सेव किया but could not close the hole properly and left it bandaged। लेकिन वो प्रॉपरली होल को क्लोज नहीं कर पाया और उसको बैंडेज कर दिया। He used this as a opportunity to see the inside of the stomach to some gain an understanding about the process of digestion।
और उसने क्या किया, उसने सोचा कि मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं स्टमक के अंदर देख सकूं और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अच्छे से समझ सकूं। नाउ द क्वेश्चन इज, अब तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, which of the following understanding about development of scientific knowledge is conveyed in this paragraph? A is science proceeds systematically according to predetermined steps, science proceed करती है systematically, या second is science requires careful observation and creative response to situation, साइंस को क्या चाहिए, केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना है हमने साइंस में, क्रिएटिवली उनको रिस्पॉन्स भी करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, which of the following is not a desirable practice in context of teaching and learning of science? इनमें से कौन सा desirable practice नहीं है teaching and learning of science के लिए? Example options are, examples and insights from other subjects are liberally used wherever required. Okay, very good. Examples को हम यूज कर सकते हैं, insights यूज कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, सब्जेक्ट इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट इज फोकस शुड बी ऑन गेटिंग द राइट आंसर्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, नहीं, ये चीज़ मैंने आपको कल भी समझाई थी, इस टाइप का क्वेश्चन कल भी आया था। हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हमें बच्चों से सिर्फ राइट आंसर लेना है या हम इनको कॉम्पीट करना है, नो, दिस इज अ बिग रॉन्ग। थर्ड, फ्री प्ले एंड ओपन इन्वेस्टिगेशन शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस, वेरी नाइस, फ्री प्ले कराना चाहिए, ओपन इन्वेस्टिगेशंस कराना चाहिए जिससे कि बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी आए, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच आए। फोर्थ, लोकल कॉन्टेक्स्ट शुड बी यूज फॉर एनहांसिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और बच्चों को लोकल कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए जिससे कि उनको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आए। तो हमसे क्या पूछा था, नॉट अ डिजायरेबल प्रैक्टिस, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 इन दिस केस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A teacher gives the example of flow of water from high pressure in a water tank to low pressure to explain the concept of potential difference to her students. Which pedagogic device is she using? एक टीचर ने एग्जाम्पल दिया है फ्लो ऑफ वाटर का, पानी फ्लो कर रहा है हाई प्रेशर से, कहाँ पे फ्लो कर रहा है, लो प्रेशर में, और किसका क्या टॉपिक समझा रही है वो, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो कल भी इस टाइप का एक क्वेश्चन था जहाँ पे यही इस बैटरी को पंप से कनेक्ट किया था। तो ये कौन से टाइप का पेडागोजिक डिवाइस है, दैट इज एनालॉगी, जहाँ पे हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा पेडागोजिक डिवाइस है, एनालॉगी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A teacher is trying to introduce her class 7th students to different kinds of soil. एक टीचर क्लास 7th में different kinds of soil पढ़ा रही है। She begins by introducing the name of 3 kind of soil. उसने कैसे स्टार्ट किया, 3 kinds of soil बता दी, सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, लूमी सॉइल है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दी इन टर्म ऑफ इट्स पर्टिकुलर नेचर, फिर उसने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया एक सैम्पल ईच काइंड ऑफ सॉइल का, हर एक सॉइल का एक एक सैम्पल दिखा दिया बच्चों को, फिर बच्चों को शो कर दिया द स्टूडेंट्स द डिफरेंस इन परकोलेशन रेट उनका दिखा दिया। तो हाउ वुड यू इवेल्युएट दिस अप्रोच फ्रॉम एन इंक्वायरी ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव? अब तुम इस अप्रोच के इंक्वायरी ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव कैसे यूज कर रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो सारा काम टीचर ही कर रही है, टीचर ही मेन सेंटर हो गई, टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो गई, यस। तो ऑप्शंस देखते हैं, इट इज एन इफेक्टिव अप्रोच, क्या ये इफेक्टिव अप्रोच है टू एनकरेज इंक्वायरी, नो। Demonstrating more soil samples would make the approach inquiry and oriented, अगर हम ज़्यादा soil sample दिखाएं तब हमारी अप्रोच इंक्वायरी ओरिएंटेड बनेगी, नो। थर्ड इज इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव अप्रोच फॉर एनकरेजिंग इंक्वायरी, यस, अगर हमें बच्चों से इंक्वायरी ओरिएंटेड अप्रोच करानी है तो एक इफेक्टिव अप्रोच नहीं है, इसमें बच्चे तो कुछ भी कर ही नहीं रहे, बच्चों की सारी क्यूरियोसिटी हमने पहले ही किल कर दी, तो ये क्या है, ये तो सारा टीचर ही कर रही है, सो इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव अप्रोच, ये एक इफेक्टिव अप्रोच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अ बर्निंग कैंडल गेट्स पुट आउट आफ्टर सम टाइम ऑफ बीइंग कवर्ड विद अ ग्लास जार। हमने एक बर्निंग कैंडल को थोड़ी देर तक हमने एक बर्निंग कैंडल को रखा और उसके ऊपर एक ग्लास जार को कवर करके रख दिया, ठीक है, और थोड़ी देर बाद ग्लास जार को कवर करने के बाद थोड़ी देर बाद इट गेट्स ऑफ, इट एक्सटिंग्विशेस, वो बुझ गई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव ऑन ऑब्जर्वेशन, इसमें से हम क्या इन्फेरेंस निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन से। ए, एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑफ कैंडल, एयर चाहिए कैंडल को बर्न करने के लिए, बिल्कुल सही बात है।
सेकेंड, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑफ कैंडल। अभी तो हम बच्चों के सामने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने बच्चों को बताया ही नहीं है कि ऑक्सीजन इसमें एयर में चाहिए या नहीं चाहिए। अभी तो सिर्फ हम एयर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बच्चों को अभी हम एग्जाम्पल्स करके दिखा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके बाद ही तो हम टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ओनली ए। बी आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने उनको बताया नहीं है ना कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो सपोर्ट कर रही है बर्निंग को। अभी हम क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ चलते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस का सेट आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो। और बाकी आपने अगर और सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर नहीं अटेम्प्ट किए हैं तो सारे प्लेलिस्ट में अपडेटेड है, चैनल पे प्लेलिस्ट अपडेटेड है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर्स की। आप वहाँ पे जाओ, उसको विजिट करो, सारे प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से करके जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग कितने मार्क्स गेन कर पा रहे हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।